कपूर खानदान का नाम सालों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाते आ रहा है। जहान कपूर उन्हीं में से एक चिराग है, लेकिन जहान ने फिल्मों में एंट्री एकदम अलग स्टाइल में ली। ना लेगेसी का घमंड, ना नाम का सहारा, सिर्फ पैशन, हार्ड वर्क और अपनी जगह बनाने का जुनून। जहान, जो शशि कपूर के ग्रैंडसन हैं, कहते हैं कि वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उनके अंदर ये टैलेंट है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कपूर फैमिली से है। उन्हें हमेशा से लगता था ये सफर उनका खुद का है। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा हंसल मेहता की फर्ज से, और फिर विक्रमादित्य मोटवानी के ब्लैक वारंट में फॉर्मर जेलर सुनील गुप्ता का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया। शायद ये जानकर हैरानी होगी, पर जहान बचपन में हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में हिंदी सीखना स्टार्ट किया। पेरेंट्स कुणाल कपूर और शीना सिप्पी ने पहले ही बोल दिया था, ये उनकी खुद की जर्नी है, खुद ही संभालो। उन्होंने थिएटर, एक्ट, फिल्म्स और सेट पर काम करके इस क्राफ्ट को सीखा। उनका मानना है कि फीडबैक चाहे अच्छा हो या बुरा, एक्टर इवॉल्व करता रहता है। वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, उन्हें प्रोसेस और नियत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। चाहे फर्ज हो या ब्लैक वारंट, दोनों ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। जहान हर जॉनर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जहान अब वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें ऑनेस्टी हो, चाहे वो कमर्शियल हो या सोलफुल। मधुर भंडारकर ने एक कैंडिड मोमेंट याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी लाइफ ही पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी बार के रिलीज के दिन वो घर पर सो रहे थे और महेश भट्ट ने उनकी नींद तोड़ दी, एक जबरदस्त डांट के साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर मधुर, जिनकी ग्रिटी वुमेन लेड फिल्म्स फैशन, पेज 3, कॉर्पोरेट और हीरोइन काफी फेमस है, ने इंटरव्यू में बताया कि वो एक छोटी सी 1 BHK में फैन के नीचे कारपेट पे सो रहे थे जब उनको महेश भट्ट का फोन आया। भट्ट साहब ने गुस्से में बोला, पागल है तू, तेरी फिल्म सुपरहिट हो गई है और तू सो रहा है? थिएटर के बाहर जा और देख कैसे भीड़ लगी है। इस पेप टॉक के बाद मधुर ने तुरंत गेटी गैलेक्सी और स्टार सिटी जाके देखा कि सब जगह हाउसफुल बोर्ड्स लगे हैं। पहले लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, तो रिएक्शन समझना मुश्किल हो गया था। कुछ लोग चुप थे, कुछ ने बोला फिल्म अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर बाद तब्बू का फोन आया, सर जलवा हो गया आपका। डिस्ट्रीब्यूटर्स और मीडिया से कॉल्स मिलते ही मधुर का कॉन्फिडेंस वापस आया। मधुर के लिए महेश भट्ट का वो फोन कॉल एक रियलिटी चेक था जो उन्हें सोने से उठ के स्टार बनाने के रास्ते पर ले गया। उन्होंने रियलाइज किया कि वो एक सिनेमैटिक माइलस्टोन पर खड़े हैं और उनका करियर एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये यादगार मोमेंट उनकी सफलता की असली शुरुआत थी, जो उन्हें उनके सपनों की तरफ पूरी तरह मोटिवेट कर गया। आजकल किसी को क्रिएटिविटी दिखाना ही नहीं है, बनी बनाई चीज को तड़का मार कर देना आजकल आम बात हो गई है। ऐसे हम नहीं, AR रहमान बोल रहे हैं। रहमान ने रिसेंटली इंटरव्यू में रिमिक्स कल्चर को लेकर अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया। उन्होंने रीमिक्सेस को शॉर्टकट टू क्रिएटिविटी बोला और कहा कि जब लोग अपने काम को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, तभी वो ऐसे शॉर्टकट्स लेते हैं। अपने म्यूजिकल टूर वंडरमेंट के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग प्रोसेस में वक्त लगाए तो असली खुशी और ओरिजिनलिटी दोनों मिलती है। लोग नए और फ्रेश म्यूजिक के लिए तरस रहे हैं। आयरनी ये है कि खुद रहमान के टाइमलेस गाने भी इस रिमिक्स ट्रेंड का शिकार बन चुके हैं। सबसे बुरा रिएक्शन मिला दिल्ली 6 के मसक अली के रिमिक्स पर, जिसे फैंस ने काफी क्रिटिसाइज किया। रहमान ने भी ओपनली डिसअपॉइंटमेंट जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, नो शॉर्टकट्स, 200 म्यूजिशियंस, 1 साल की ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्लीपलेस नाइट्स, अब सिर्फ एक ऐसा गाना बनाने के लिए जो जनरेशंस तक याद रहे। उनके कोलैबोरेशंस भी उनके साथ खड़े नजर आए। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने रीमेक के मुद्दे पर बात की और लिरिसिस्ट प्रसून जोशी ने अपने लिरिक्स के मिसयूज पर ओपिनियन दिया। रहमान ने ओरिजिनलिटी की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। एक मिसाल के तौर पर उन्होंने विदा करो का जिक्र किया, जो पहले मैदान के लिए बनाया गया था, पर जब उस फिल्म में उसकी जगह नहीं बनी तो इम्तियाज अली ने उसे अमर सिंह चमकीला में यूज किया और वही गाना अब लोगों के दिल को छू रहा है। लेजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार ने एक रीसेंट इंटरव्यू में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने AR रहमान के यूनिक काम करने के स्टाइल को हाईलाइट किया। गुलजार कहते हैं कि रहमान एक ऐसे मैवरिक है जो अक्सर बिना किसी टीम के सिर्फ एक असिस्टेंट के साथ ही अपने स्टूडियो में म्यूजिक क्रिएट करते हैं। स्टूडियो में बस 2 लोग रहते हैं, रहमान और एक हेल्पर। इतना बड़ा स्टूडियो, पर स्टूडियो में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। यही एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना लेजेंडरी सिंगर लता
मंगेशकर के लिए, जब उन्होंने दिल से का आइकॉनिक गाना जिया चले रिकॉर्ड किया। गुलजार ने बताया कि ये उनका पहला कोलैबोरेशन था रहमान के साथ और स्टूडियो सेटअप थोड़ा अलग था, ना कोई डायरेक्ट कांटेक्ट, ना आंखों का इशारा। लता मंगेशकर ने एक वक्त पर कहा कि वो कैसे गाए समझ नहीं आ रहा है, कोई था ही नहीं वहाँ, सब कुछ इतना अकेला लग रहा था। तब पहली बार लता मंगेशकर को लगा कि उनका सुर और उनका जज्बा किसी तक पहुँच ही नहीं रहा है। तब गुलजार ने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। वो खुद एक स्टूल लेकर स्टूडियो के दरवाजे के सामने बैठ गए, जहाँ से लता मंगेशकर उन्हें देख सकती थी। बस फिर क्या था, लता ताई ने अपने अंदाज में जिया जले रिकॉर्ड कर दिया और गाना अमर हो गया। आज भी गुलजार जिया जले सुनते हैं, उसमें सिर्फ सुर ही नहीं, उन्हें एक कहानी भी महसूस होती है। तन्हाइयाँ से जूझती एक आवाज और उसका संघर्ष। कपिल शर्मा का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर आज उसी कपिल शर्मा को देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। उनका एक वीडियो देखकर लोगों के चेहरे पर हैरानी छा गई। मुंबई के एयरपोर्ट पर रिसेंटली उनका एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वो काफी स्लिम और फिट नजर आए। उनका ये अवतार देखते ही इंटरनेट पर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। कपिल एक कैजुअल एथलेजर लुक में थे, फुल शेड्स और स्पॉटी शूज के साथ, पर जो बात सबको चुभी वो था उनका बदला हुआ बॉडी फ्रेम। लोगों के मन में यही सवाल है कि कपिल के वेट लॉस की वजह क्या है। कई लोगों ने इसे ओजेम्पिक से भी जोड़ दिया, वो मेडिसिन जो फिलहाल ग्लैमर वर्ल्ड में रैपिड वेट लॉस के लिए चर्चे में है। पहले करण जौहर और राम कपूर के वेट लॉस ने भी ऐसे ही सवाल खड़े किए थे, लेकिन दोनों ने क्लीन चिट दी कि उन्होंने सिर्फ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो किया। कपिल ने अभी तक खुद कुछ नहीं कहा, इसलिए फैंस के बीच अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कुछ लोग उनके नए लुक को देखकर इम्प्रेस्ड हैं, तो कुछ चिंता में है। वहीं दूसरी तरफ कपिल ने अनाउंस किया है कि वो किस किस को प्यार करूं 2 के साथ बिग स्क्रीन पर वापस आने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनुकल्प गोस्वामी। उनके फैंस उनको स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन, जो बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल स्टार्स में से एक है, अब OTT वर्ल्ड में भी अपना डंका बजा रहे हैं। सिंघम, गोलमाल और रेड जैसे हिट से अपनी पहचान बना चुके अजय ने अपना डिजिटल डेब्यू 2022 में रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के साथ किया। इस शो में उन्होंने रुद्रवीर सिंह का रोल प्ले किया, एक DCP पुलिस ऑफिसर जो कॉम्प्लेक्स क्राइम्स सॉल्व करते वक्त रूल्स तोड़ता है। शो ने व्यूअर्स के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा और वो थी अजय देवगन की फीस। अजय देवगन ने हर एपिसोड के लिए 18 करोड़ की फीस ली थी और क्योंकि शो में 7 एपिसोड्स थे तो उनका टोटल अर्निंग 125 करोड़ से भी ज्यादा था, जो उन्हें OTT स्पेस का कॉस्टलिएस्ट स्टार बना गया। अजय का OTT वर्ल्ड में एंट्री एक बड़ा मूव था और इसने उन्हें बॉलीवुड के कुछ सिलेक्ट स्टार्स में शामिल कर दिया, जो वेब सीरीज के लिए इतनी एस्ट्रोनॉमिकल फीस चार्ज करते हैं। राजेश मापोस्कर की डायरेक्शन में बना ये शो, जो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुआ, ने अपनी ग्रिपिंग स्टोरी और अजय की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की वजह से काफी प्रेज पाया। अजय का डिजिटल डेब्यू ये साबित करता है कि उनका स्टार पावर अब बिग स्क्रीन से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छाया हुआ है और उनका OTT सक्सेस उनके डाइवर्स एक्टिंग स्किल्स और फैन फॉलोइंग का प्रूफ है। आपको क्या लगता है, OTT शो के लिए ये फीस रीजनेबल था या नहीं? बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में असली इमोशंस दिखना रेयर होता है। अगर बात की जाए सास बहू के रिश्ते की, तो ये रिश्ता हमेशा से अपने प्यार कम और झगड़े के लिए ज्यादा जाना जाता है। लेकिन एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जो लोगों के दिल को छू गया। ये मोमेंट था 2007 के फिल्म फेयर अवार्ड्स का, जहां जया बच्चन ने अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक्सेप्ट करते वक्त ऐश्वर्या राय के लिए दिल से कुछ बातें कही, जो उस वक्त अभिषेक बच्चन की सिर्फ मंगेतर थी। जया ने कहा कि आज वो एक बार फिर से सास बनने जा रही है, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की की। उसमें बड़े अच्छे संस्कार हैं, डिग्निटी है और एक प्यारी सी मुस्कान। उनकी इन बातों ने ऐश्वर्या को इतना इमोशनल कर दिया कि उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन उनका वो ग्रेसफुल स्माइल बना रहा, जिसकी तारीफ जया ने की थी। जया ने और भी कहा था कि वो उनको फैमिली में वेलकम करती है और लव एक्सप्रेस भी किया था। अपने स्पीच के एंड में उन्होंने एक प्रार्थना भी की
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, झूठ से दूर रहे और सच का मन भरे। आज जब बच्चन फैमिली के बीच डिस्टेंस की अफवाहें चल रही है, स्पेशली जब ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या ने अंबानी वेडिंग में अलग एंट्री की, सच्चाई क्या है पता नहीं, पर ये थ्रोबैक वीडियो एक यादगार मोमेंट बन गया है। ये दिखाता है कि एक वक्त था जब उनके बीच प्यार, इज्जत और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। 17 साल की नितांशी गोयल ने लापता लेडीज फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्हें इस साल IIFA में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनीज में आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और श्रद्धा कपूर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लापता लेडीज को किरण राव ने डायरेक्ट किया। फिल्म में प्रतिभा रांटा, स्पर्श श्रीवास्तवा, रवि किशन और छाया कदम नजर आए। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25.26 करोड़ का बिजनेस किया। रिसेंटली मुंबई में एक फैशन वीक में नितांशी गोयल ने अपने कैटवॉक को मिडवे में ही स्टॉप कर दिया, लेजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए। इस इवेंट में हेमा मालिनी रेड साड़ी में मिनिमल मेकअप के साथ नजर आई। जब नितांशी ने उनके फीट को टच किया तो हेमा मालिनी ने स्माइल करते हुए ग्रीट किया और उन्हें ब्लेसिंग्स भी दी। इसके बाद नितांशी ने एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को हग किया तो उन्होंने नितांशी को काफी वार्मली ट्रीट किया। दोनों एक्ट्रेसेस के स्वीट और काइंड जेस्चर ने काफी अटेंशन ग्रैब किया है। उसके बाद उन्होंने अपने कैटवॉक को रिज्यूम किया। लास्ट टाइम सुष्मिता सेन सीरीज ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी में नजर आई थी, जिसे रवि जाधव ने डायरेक्ट किया था। इस सीरीज में सुष्मिता ने एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का किरदार निभाया था। उनकी अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। लापता लेडीज भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। आजकल सिर्फ 2 हिट फिल्म्स या एक वायरल डांस स्टेप से किसी एक्टर को सुपरस्टार कह दिया जाता है, लेकिन असली स्टारडम पाने में लगती है सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन। पर एक ऐसे एक्टर हैं जो 0 से हीरो बने, जो है मिथुन चक्रवर्ती। कोलकाता के गौरांगा चक्रवर्ती उर्फ मिथुन ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया 1976 की आर्ट हाउस फिल्म मृग्या से। डेब्यू फिल्म के लिए ही उन्होंने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर पाया, लेकिन उस वक्त मिथुन भूखे थे। जब एक जर्नलिस्ट उनसे इंटरव्यू लेने आए तब मिथुन ने कहा, खिला देना आप मुझे बिरयानी, मैं इंटरव्यू दे दूंगा। आज भी उनका ये डायलॉग उनकी जर्नी का असली दर्पण है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे कई दिन बिना खाए सोए फुटपाथ पे रातें गुजारी। कई बार अगले दिन के खाने और सोने की जगह का भी पता नहीं होता था। मिथुन की फिल्म्स मेट्रोज में चलती थी, लेकिन B और C टायर सिटीज में उनका क्रेज अलग ही लेवल का था। गुंडा, जल्लाद, दलाल जैसी फिल्मों ने उन्हें B ग्रेड सिनेमा के किंग का टाइटल दिलाया। रिसेंटली उनके बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने एक पॉडकास्ट में बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब मिथुन दा एक साथ 18 फिल्म्स शूट करते थे, 6 शिफ्ट्स में काम करते थे। मिथुन की जर्नी एक यादगार मिसाल है। असली सुपरस्टार वही होता है जो जमीन से आसमान तक का सफर खुद तय करता है, और मिथुन उनमें से एक है। शाहरुख खान का 9/11 अटैक्स के वक्त न्यूयॉर्क में होना एक इमोशनल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहा। बॉलीवुड के किंग खान अपनी वाइफ गौरी खान, बेटे आर्यल खान और फिल्म मेकर करण जौहर की मां हीरू जौहर के साथ फिल्म अशोका के प्रमोशन के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनका क्रू टोरंटो के लिए ऑलरेडी निकल चुका था। जब हीरू ने उन्हें जगाकर टीवी पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए अटैक्स के विजुअल दिखाए, पहले शाहरुख को लगा कि उनकी क्रू का प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलिटी समझ आई कि ये टेररिस्ट अटैक है। 9/11 के बाद न्यूयॉर्क का पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया था और SRK को अपनी फैमिली के साथ 3-4 दिन तक वहीं रुकना पड़ा। फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन उन्हें स्पेशल परमिशन लेकर टोरंटो के थ्रू इंडिया वापस आना पड़ा। शाहरुख खान ने कहा कि ये इंसिडेंट उनके दिल को छू गया और उनका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया। इसके बाद भी SRK को US एयरपोर्ट पर रेशियल प्रोफाइलिंग का सामना करना पड़ा। येल यूनिवर्सिटी के इवेंट के दौरान उन्हें इमिग्रेशन में रोक दिया गया। जब भी वो अपने बारे में बहुत ईगोइस्टिक फील करते हैं तो वो अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते हैं। इमिग्रेशन वालों ने स्टार को स्टारडम से बाहर निकाल दिया। SRK का ये एक्सपीरियंस उनकी फिल्म माय नेम इज खान की स्टोरी से भी रेजोनेट करता है, जो 9/11 के बाद बढ़ती इस्लामाफोबिया को दिखाता है।